एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अभी सबसे पहले खबर की बात करेंगे। यूएस की फर्म जनरल एटॉमिक्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक दुर्घटना हुई जिसमें कि MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन या भारत के लिए जो वेरिएंट दिया गया है सी गार्डियन ड्रोन इंडियन नेवी को, जो कि सर्विलांस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दुर्घटनाग्रस्त इन द सेंस उसमें पावर फील नहीं हो रही थी, उसका एल्टीट्यूड नहीं बढ़ रहा था और वो नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा था। इसके बाद इसकी कंट्रोल डिचिंग की गई चेन्नई के कोस्ट पे और समंदर में इसको गिराया गया कंट्रोल तरीके से। इसके बाद ये बहस छिड़ गई कि क्या ये जो ड्रोन है वो इस काबिल है कि इसको 31 की संख्या में भारत की तरफ से खरीदा जाए। असल में भारत सेम ड्रोन खरीद रहा है यूएस की फर्म से और 31 की संख्या में खरीद रहा है, जिसमें कि अलग अलग वेरिएंट होंगे, पर ड्रोन बेसिक तौर पे सेम होने वाला है। तो अब ये खबर आ रही है कि यूएस की फर्म हो सकता है कि इस ड्रोन को रिप्लेस करे, क्योंकि भारत की तरफ से जो लीज पर ड्रोन लिए गए थे 2 की संख्या में, उसमें जो शर्तें थी वो यही था कि हम लीज पर लेंगे और इसको ऑपरेट भी उसी कंपनी के द्वारा करा जाएगा जिससे कि हम इसको लीज पर लिए होंगे। इसके ऑपरेशन में भारतीय नेवी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। हाँ, भारतीय नेवी की तरफ से इंस्ट्रक्शन देने के लिए लोग वहाँ पे ज़रूर रहते हैं, पर इसका जो ऑपरेशन है वो जिस कंपनी से हमने ये ड्रोन लोन पे लिए हैं उसी के द्वारा किया जाता है। तो इसके क्रैश होने या इसके कहीं गिर जाने या कंट्रोल डिचिंग, इसमें किसी भी तरीके से भारत का कोई हाथ नहीं है और ना ही भारत की कोई जिम्मेदारी बनती है। इसलिए ये माना जा रहा है कि जनरल एटॉमिक्स से ये जो ड्रोन लिया गया है ये वो रिप्लेस करेंगे और इसको वापस लेकर जाएंगे। भारत की तरफ से 2 ड्रोन का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक ड्रोन को एक समय से ज़्यादा चलाना मुश्किल होता है या नहीं चलाया जा सकता है। उसकी जगह दूसरा ड्रोन लेने पहुंचता है और अगर अभी भी भारत के द्वारा इन ड्रोन्स को अगर अकेले चलाया जाए, जैसे कि एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक चलाया जाए अकेले, तो कभी तो ऐसा समय आएगा जबकि इसको बेस पर रहना पड़ेगा और उस समय हमारा सर्विलांस बाधित होगा। इसलिए 2 ड्रोन होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ ये भी शर्त होती है इसमें कि इन ड्रोन को रोजाना चलाना भी आवश्यक है और कुछ समय तक चलाना जरूर पड़ता है। तो ये जो कंट्रोल डिचिंग हुई थी किस कारण से हुई थी इसका तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर मीनवाइल हो सकता है कि नए ड्रोन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाए। लीज पर लेने का फायदा यही होता है, कमी बेसी जो भी उस इक्विपमेंट में है वो समझ में आती है, कम पैसे में जुगाड़ बन जाता है। पर हाँ, जितने समय के लिए ये होता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा धनराशि लगती है, और $1 बिलियन के ड्रोन को अगर थोड़े समय के लिए हमें प्राप्त हो तो कम पैसे लगते हैं और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो भी हमें पता चल जाती है और फिर फर्दर हम इसको ख़रीदने पर जा सकते हैं, जो कि भारत कर रहा है। अब भारत को ये देखना पड़ेगा ये जो कमी आई है ये लॉन्ग टर्म तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम 31 ड्रोन खरीद लें और तब जाके ये प्रॉब्लम आए और हमारा बिल लंबा चौड़ा बैठता जाए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं भारत, रशिया और यूक्रेन की। भारत रशिया और यूक्रेन के युद्ध में एक महत्वपूर्ण देश बनकर सामने आया है जब से रशिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि रशिया यूक्रेन का अगर कोई बातचीत का माहौल बनता है तो उसमें भारत भी शामिल होगा और भारत के लीडर्स पर उनको बहुत ट्रस्ट है, उनके वो दोस्त हैं। तब से भारत को रशिया के और ज़्यादा क्लोज देखा जा रहा है, पहले भी क्लोज था, पर कुछ छुटपुट खबरें ये आती रहती हैं कि भारतीय आर्टिलरी शेल्स का या मोटार्स का यूक्रेन में इस्तेमाल किया जाता है और ये यूक्रेन तक यूरोपियन देशों के द्वारा पहुंचाई जाती है, जिसमें कि चेक रिपब्लिक का नाम सबसे ऊपर है। भारत से चेक रिपब्लिक के द्वारा मोटार्स या आर्टिलरी शेल खरीदे जाते हैं और इसको यूक्रेन तक पहुंचा दिए जाते हैं, या उनके पास जो पुराने भारतीय आर्टिलरी सेल या मोर्टार है उनको यूक्रेन तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसा थ्योरी थी जिसको कि रॉयटर्स के द्वारा पब्लिश भी किया गया। अब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा ये कहा गया है कि रॉयटर्स की रिपोर्ट तो हमने भी देखी है, पर ये केवल स्पेकुलेशन है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। भारतीय एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के स्पोकपर्सन का ये कहना था कि हम जो हथियार बेचते हैं वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हुए, साथ ही साथ उसका एंड यूज़र कौन है ये सारी चीज़ें भी इंश्योर की जाती हैं, ये सारी चीज़ों में भी एग्रीमेंट होता है। तो किसी भी तरह से यूक्रेन में जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें भारत का कोई भी हाथ नहीं है और इस चीज़ का खंडन किया गया है हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के द्वारा। रॉयटर्स में ये भी लिखा गया था कि रशिया के द्वारा भारत से ये इशू उठाया भी गया था, पर फिर भी भारत की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है इन सब चीज़ों को और भारतीय हथियार यूक्रेन के अंदर पहुँच रहे हैं। मुझे समझ में आता है कि रॉयटर्स की प्रॉब्लम क्या है। वैसे तो यूरोपियन देशों को खुश होना चाहिए कि यूक्रेन के हाथ में हथियार पहुंच रहे हैं, वो चाहे भारतीय हो चाहे कोई भी हो,
पर उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि भारत और रशिया के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, रशिया भारत को उंगली क्यों नहीं कर रहा है। हो सकता है यही दिमाग लड़ाते हुए भारतीय हथियार वहां पहुंचाए भी गए हों, पर पाशा उल्टा बढ़ रहा है, भारत पे कोई भी दबाव बन नहीं रहा, भारत उल्टे पैसे कमा रहा है। तो हो सकता है रशिया और भारत के बीच में खाई पैदा करने के लिए ये सारी रिपोर्टें निकल कर आ रही हैं। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा बात कर लें भारतीय एक्सपोर्ट की, ये ऐसे तो कहें ट्रू एक्सपोर्ट नहीं है, पर भारतीय पुराना सामान उन देशों को बेचा जा रहा है, उन अफ्रीकन देशों को या एशियन मार्केट में पहुंचाया जाएगा, जो कि भारत के लिए अब इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें सबसे पहला नाम T-72 टैंक का आ रहा है, जिनको कि भारत रिप्लेस करना चाहता है, पुराने अपने ख़त्म कर रहा है, और लगातार T-90 टैंक को इंडक्ट किया जा रहा है। कुछ 2500 की संख्या में भारत की तरफ से T-72 टैंक इस्तेमाल किया जाता है या भारत के पास है। अब हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि के द्वारा इन सभी T-72 टैंकों को अपग्रेड करके इसके एक्सपोर्ट की बात की जा रही है। हाँ, इसमें रशिया की मंजूरी भी है और रजामंदी भी है, साथ ही साथ रशिया का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा कुछ चीज़ों में, पर भारत के द्वारा इन टैंकों का भारत के अंदर ही निर्माण किया जाता है और इसमें काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी भी हैं जो कि भारत के अंदर डेवलप की गई हैं, उसको अपग्रेड किया गया है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी और ये सारी अपग्रेडेशन भारत की तरफ से खुद ही लगाया जा सकता है। जिन कंट्रीज़ को ये प्रोजेक्ट किया जा सकता है वो अफ्रीकन देश हैं और मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, और काफ़ी देशों ने इसके लिए इंटरेस्ट भी जताया है। तो अच्छी बात है, भारत का जो पुराना इक्विपमेंट है उसको रख के तो कोई फ़ायदा है नहीं। जो देश इसको लेना चाहते हैं उनको देना चाहिए और महत्वपूर्ण धनराशि कमाना चाहिए। बात कर लेते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जिसको कि हम लोग लेज़र वेपन भी कहते हैं। DRDO को एक काफ़ी अच्छी कामयाबी मिली है। भारत की तरफ से DRDO की तरफ से इंडियन नेवी के वॉरशिप में 2 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन को लगाया गया और इसका टेस्ट किया गया और ये सक्सेसफुल रहा है। इसका पूरा ट्रायल सक्सेसफुल रहा। अब ये माना जा रहा है कि 100 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप करके अब इसको इंडियन नेवी के वॉरशिप में लगाने का प्लान किया जाएगा। वैसे तो ये कहना बड़ा आसान रहता है कि 2 किलोवाट का हमने डेवलप कर लिया है, अब 100 किलोवाट का हम डेवलप करके नेवी के वॉरशिप में लगाएंगे और आगे फर्दर इसको 1 मेगावाट तक भी करने की संभावना होती है। जो देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या जो देश इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इस तरफ बढ़ रहे हैं, पर 2 किलोवाट और 100 किलोवाट में बहुत अंतर होता है और इसके डेवलपमेंट में काफ़ी साल लग सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक वॉरशिप में जो पावर सप्लाई है उसको कैसे मैनेज किया जाए कि 100 किलोवाट की जो पावर है वो इस इक्विपमेंट को प्राप्त हो सके। और दूसरी बात, 2 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है वो काफ़ी ईजिली अवेलेबल होते हैं, पर 100 किलोवाट के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। भारत को स्वतः ही इन सारी चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा, इसके सप्लायर बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे। तो काफ़ी लंबा समय है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के लिए भारत के लिए डिप्लॉय करने के लिए, पर आशा की किरण ये है कि भारत की तरफ से इस क्षेत्र में या इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है और एक ना एक दिन हमें सफलता तो ज़रूर मिलेगी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं तेजस की। तेजस के लिए एक और रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। अनंत कृष्णन जी, जो कि तेजस के लिए या तेजस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनको काफ़ी ऑफिशियस ने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तेजस में मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसे कंपोनेंट है जिनकी मेंटेनेबिलिटी का इशू थोड़ा सा आ रहा है, पर ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सारे कंपोनेंट हर एयरक्राफ्ट में मेंटेनेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है और इन सब चीज़ों में इशू आता है। भारत के तेजस में भी इस तरह के इशू आ रहे हैं जिनको कि आगे फर्दर रेक्टिफाई करना आवश्यक है और इन कंपोनेंट से ये भी पता चल रहा है कि हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी एयरक्राफ्ट इंडक्ट किया जाता है उसके 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 सालों तक भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि गड़बड़ होती रहती हैं और उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे उनमें चेंजेस किए जाते हैं और आगे एक बेहतर प्रोडक्ट निकाला जाता है। अब अमेरिका जैसा देश जो कि F-35 इंडक्ट किया है और कई देशों में इंडक्ट भी करवा रहा है, उनको तक F-35 मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और उसके इक्विपमेंट लगातार ख़राब होते रहते हैं, तो नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में दिक्कत होती है। वही चीज़ तेजस के साथ भी हो रही है। आशा करते हैं भविष्य में इन सब चीज़ों से पार पाएंगे। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए क्योंकि हम वीडियो आते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।